नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। और मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में वो समुद्र विज्ञान की सीरीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, हमने जो लास्ट लेक्चर था उस पे हमने जाना था समुद्र के विषय में कि समुद्र के तापमान क्या होता है और उसमें अंतर किस प्रकार से आता है। इन सब चीज़ों को हमने समझा था और मैंने आपसे बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें समुद्री लवणता और समुद्री जलधाराएं और साथ में आपका जो प्रवाल भित्तियां हैं, वो तीन जो टॉपिक हैं वो समुद्र विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनसे ज़रूर सवाल पूछा जाता है और साथ साथ में कुछ लोकेशंस वगैरह समुद्र विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी पर हम लोग आज फोकस करेंगे। समुद्री विज्ञान, समुद्री लवणता को समझेंगे। इससे आपको आयोग में एक सवाल से लेकर दो सवाल तक मिल सकता है आपको। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देख लेते हैं। महासागरीय लवणता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। लवणता के स्रोत क्या है, लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक और उनका मंडलीय वितरण, क्षैतिज वितरण हम लोग समझेंगे और लंबवत वितरण भी समझेंगे। क्षैतिज वितरण का मतलब मैं आपको समझा दूं। क्षैतिज वितरण, जो क्षैतिज वितरण होता है उसका अर्थ ये होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और एक ये भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, ये आपका उपध्रुवी रेखा हो गई और ये भी उपध्रुवी रेखा हो गई दक्षिणी। तो ये है क्षैतिज वितरण, इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। और लंबवत वितरण का मतलब होता है गहराई, मतलब ये आपकी समुद्र की सतह है और आप गहरेपन पे जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्षैतिज वितरण। और इसी को फिर विभिन्न मंडलों में बांट देते हैं, अगर प्रदेशों में बांट देते हैं। प्रदेश का मतलब क्या होता है, प्रदेश की एक परिभाषा होती है भूगोल में। प्रदेश का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो किसी भी एक कारक को आधार मान ले तो वो लगभग लगभग समानता पाई जाती है। जैसे अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो लवणता में मान लीजिए कोई 34 से लेकर 35 लवणता है प्रति 1000 ग्राम पर। तो ऐसे वो सारे क्षेत्र एक प्रदेश से अंतर्गत माने जाएंगे जिनमें 34 से लेकर 35 लवणता पाई जाती है, तो ये प्रदेश कहते हैं। क्योंकि और इसका हमने कारक क्या माना, लवणता, सैलिनिटी को हमने आधार बनाया, उसके आधार पर देखा कि 34 से 35 जो आपके लवणता वाले क्षेत्र हैं, 36 से लेकर 37 लवणता वाले क्षेत्र हैं, या इससे उच्च लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो प्रदेश के अंतर्गत माने जाते हैं। तो कई प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से बंटवारा किया जाता है कि कभी प्रदेश की तरह अध्ययन किया जाएगा, कभी मंडल मानकर किया जाएगा, कभी क्षैतिज आधार पर, कभी लंबवत आधार पर। तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर ये वैकल्पिक सब्जेक्ट में बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से जो जनरल मेंस है, जनरल स्टडी का मेंस, उसमें विशेषकर आपसे मंडली पूछा जाएगा या प्रादेशिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया है, क्षैतिज वितरण पूछा जाएगा, स्पेसिफिक वो नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर हमको यही चीज समझनी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए लवणता होती क्या है। लवणता का अर्थ होता है महासागर जल के 1000 ग्राम को अगर आप ले लें तो उसमें कितने ग्राम लवण घुले हुए हैं, मतलब उसमें कितना जो सैलिनिटी है वो कितनी है 1000 पर। तो इसको रखेंगे ऐसे 1000 पर कितना लवण घुला हुआ है। तो इसलिए जब इसको प्रदर्शित करते हैं तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसको परसेंटेज मत मानिएगा, ये 1000 पे है। जब आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो इसको एक जीरो का मतलब हो गया प्रतिशत पे और दो जीरो का मतलब हो गया 1000 पे, ठीक है। इसे महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखिएगा, सिंपल भी है और मेंस में भी जब कभी लवणता पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन यहीं से चालू करना चाहिए। इसे ग्राम प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार महासागरीय जल की जो लवणता है वो कहाँ से मिली, तो सबसे पहली लवणता जो है भूपर्पट्टी से मिली। तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए, पहली लवणता क्या है, भूपर्पट्टी यानी भूमि, ठीक है ना, जो शुरुआती भूमि बनी थी। उसके बाद पदार्थों के जल में घुलने से, तो जो जल में अलग से पदार्थ घुल रहे हैं, नदियां ला रही हैं, ठीक है। फिर नदियों द्वारा जो कुछ अवसाद लाए गए, जो समुद्र में ज्वालामुखी हैं वो भी राख छोड़ते हैं, उससे भी लवणताएं मिलती हैं। इसके बाद, इसके अलावा जो पवन है
वो अपने साथ कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लेकर आती है, तो उससे भी लवणता बनती है। तो आपको मैंने बता दिए 4-5 ये प्रमुख कारण हैं, ठीक है? अगर कभी और पूछता है तो आपको ये प्राकृतिक कारण हो गए, अगर मानवीय कारण में पूछता है तो वो फिर प्रदूषण में शामिल हो जाएगा। मानवीय कारण वो प्रदूषण में शामिल हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कई प्रकार के जो हम लोग अ, खाद्य पदार्थ सॉरी खादों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी नदियों के माध्यम से बह बहकर जलों में जा रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं लवणता बढ़ाता है, लेकिन वो प्रदूषण उसको हम नाम देते हैं, ना कि उसको लवणता का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल की जो घोलक क्षमता है वो तापमान पर निर्भर करती है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप पानी को ठंडे पानी में नमक मिलाइए, तो पानी में नमक जो है ना वो घुलेगा नहीं जल्दी, लेकिन पानी अगर गर्म कर देंगे और नमक मिला देंगे तो जल्दी घुल जाएगा। तो यानी तापमान का सीधा संबंध होता है लवणता से। अगर तापमान अधिक है तो उसमें जो लवण है वो जल्दी घुल जाएंगे, ये सीधा संबंध होता है। लेकिन होता क्या है असलियत में, यहाँ पर जो बात लिखी गई है, विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये आपकी पृथ्वी है, और आप विषुवत रेखा ये है या भूमध्य रेखा, तो यहाँ से आप ऊपर की ओर जब जाएंगे तो तापमान कम होना चाहिए, तापमान कम होता है। लेकिन इधर पे आप जब आएंगे कर्क रेखा के पास या नीचे आएंगे मकर रेखा के पास, लगभग 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, यहाँ तापमान तो अधिक हो, यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक होता है। भूमध्य सागर की तुलना में भी कभी-कभी यहाँ तापमान अधिक मिलेगा, और वहां पर आपको वाष्पन भी अधिक मिलेगा। तो क्या होता है, वाष्पन जब अधिक होगा तो जो जैसे आप ये मान चलिए पानी घर में आप उबाल रहे हैं, तो पानी उड़ जाता है तो क्या बचता है, नमक। नमक पानी आप उबालेंगे, तो यहाँ पर तापमान तो है लेकिन यहाँ बरसात नहीं होती है, तो जल तो उड़ जाता है लेकिन जल वापस इसमें मिलता नहीं है, तो यहाँ केवल जो लवण है वो ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो वही वाली चीज है, यहाँ पर बोला है कि इस प्रकार विषुवत रेखा से ध्रुवों को चलने पर निरंतर कमी आनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये आपको अपवाद ये याद रखना है। तो पहला जो कथन है वो ये याद रखना है, जल के तापमान का घुलनशीलता के साथ सीधा संबंध होता है, ये कथन है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लगातार ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। पहले आप जब 0 डिग्री पे रहेंगे तो मान लीजिए तापमान अगर 34 के आसपास लवड़ता है, तो ये 30 के आसपास जाकर ये 36 के आसपास पहुंच जाती है, और फिर वापस ये कम हो जाती है अचानक 32 के आसपास, 32 से लेकर 33 के आसपास। तो ये क्रम जहाँ कम होना चाहिए, तापमान कम हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो अभी तक जो हम समझ लिए थे, अब इसमें पॉइंट 1 को समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं। पॉइंट 1 क्या कहता है, पहले ये समझें। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, किंतु वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक होने से इस क्षेत्र में लवणता 34 से 35 ग्राम प्रति हजार होती है। तो देखिए, क्या होता है कि लवणता का मतलब होता है कि किसी जल में घुली हुई जो आपका नमक की मात्रा है, आप सीधे-सीधे समझिए, ठीक है? उसको लवणता बोलते हैं। तो क्या होगा कि अगर वाष्पीकरण होता है तो नमक तो यहीं छूट जाएगा, जल उड़ जाएगा। तो जब जल उड़ जाएगा तो नमक यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है तो पुनः पानी मिल जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। आप ठीक ऐसे समझिए जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने थोड़ा-सा नमक मिलाया इतना, और इधर तक पानी है, और इसको गर्म कर दिया, तो इसका पानी उड़ जाएगा, पानी इधर तक रह गया, तो अब देखिए कितने कम पानी में उतना ही नमक है ना, तो इसको कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही समुद्र में होता है। तो समुद्र में आप जानते हैं वाष्पन होता रहता है, वाष्पन मतलब जल उड़ता रहता है तापमान की वजह से। तो तापमान की वजह से जब जल उड़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर बरसात भी होती है, तो बरसात के कारण जल की पूर्ति भी होती है, तो सैलिनिटी कम भी होती है। तो जो आप, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये 0 डिग्री है, ठीक है? यहाँ पे सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है, सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर वाष्पन भी होता है, लेकिन बरसात भी लगातार होती है यहाँ पर। आपको 4-5 बजे के बाद तो हर बार बरसात यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, औसतन जो लवणता होती है वो करीब 34 से लेकर 35 प्रति हजार मिल जाएगी आपको। अब यहाँ 30 डिग्री के आसपास जाते हैं, तो आपको मैंने बताया कि जब यहाँ से हवा आती है, यहाँ गर्म होने की वजह से हवा हल्की हो जाती है, हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है,
तो क्षोभ मंडल की जो ऊपर की परत है 8 10 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल मिलता है। तो यहाँ तक हवा उड़कर जाती है ऊपर तक और फिर ये इस तरीके से विस्तारित हो जाती है और फिर ये धीरे-धीरे बैठने लगती है। ये बैठती है कोरियालिस बल के कारण। आपने कोरियालिस बल जानकारी आपको शब्द होगी कोरियालिस बल के कारण, ठीक है ना? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है उत्तरी ध्रुव में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें तो ये एंटी क्लॉक लगता है इस तरीके से। तभी इसी के कारण जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो देखिए इस तरीके से घूमती हैं और ये इस तरीके से घूमती है एंटी क्लॉक, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर आती है हवा बैठ जाती है। अब हवा जब बैठ जाती है तो यहाँ तापमान तो है, वाष्पन तो हो रहा है लेकिन बरसात नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो औसत लवणता होती है वो 35 से लेकर 36 तक भी मिल सकती है। इसके बाद फिर हवा जाती फिर यहाँ उठती है ऊपर 60-65 के आसपास। ये उठती क्यों? यहाँ वाताग्र की वजह से उठती है। अब हम धीरे-धीरे वाताग्र को भी समझेंगे, बस आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझते जाइए ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे-धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आप पूरा एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये बातें भी समझ में आ जाएगी कि मैंने कभी ये वाली बात बताई थी आपको जब वाताग्र बताएँगे। वाताग्र क्या होता है? वाताग्र 90 डिग्री से आने वाली जो ठंडी हवा है, यहाँ आ रही है। ये हवा इधर से जा रही है, ये गर्म होगी क्योंकि गर्म क्षेत्र से जा रही है, 30 डिग्री पे गर्मी ज़्यादा है, 90 डिग्री पर ठंडा ज़्यादा है। तो ये ठंडी हवा है वो भारी होगी, वो ज़मीन पर बैठेगी और ये गर्म हवा है ये हल्की होगी। तो ये दोनों हवा जब आपस में भिड़ेंगी तो ये गर्म हवा को ऊपर उठा देता है। तो यहाँ पर हवा फिर एक बार ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठती है तो बरसात होती है। तो आप सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हवा गर्म होकर अगर ऊपर उठ रही है, बरसात होने की पूरी संभावनाएँ बन जाएँगी वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो सेकंड कंडीशन है वो देखें, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको 30 डिग्री बोलते हैं हम, 30 से लेकर 35 डिग्री, वहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। प्रतिचक्रवाती दशाओं का कारण क्या मतलब? जो हवा है वो नीचे आ जाती है, यहाँ पर हाई प्रेशर का ज़ोन बनाती है और जो 0 डिग्री पर है, 0 से लेकर 5 डिग्री और 5 डिग्री साउथ, नॉर्थ, यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर का ज़ोन बनाती है। तो हाई प्रेशर की वजह से उसको प्रतिचक्रवाती दशा बोलते हैं, कब बादलों का निर्माण नहीं हो पाता, अतः सूर्यताप जो है उसकी प्रभावी मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पर आप देखें बरसात हो नहीं पा रही है, तापमान अधिक है और वाष्पीकरण लगातार हो जाता है। तो इससे जो 36 से लेकर 37 डिग्री तक 37 प्रति हजार लवणता मिलती है। उपध्रुवीय क्षेत्र 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक, यहाँ पर फिर हवा ऊपर की ओर उठती है, बरसात होती है और यहाँ पर आप जानते हैं जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं, वो भी पानी बराबर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो यहाँ जो लवणता है वो और भी कम हो जाती है औसत से 33 से लेकर 34 तक। और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यंत कम होने के कारण वहाँ पर एक तो बर्फ भी है केवल और कोई हवा उठ नहीं रही है और बर्फ जो है पूरी शुद्ध हवा होती, शुद्ध पानी होता है। जब वो पिघलता है तो वहाँ पर 32 से लेकर 33 आपकी प्रति हजार पर लवणता मिलेगी। तो इस प्रकार से जो सैलिनिटी होती है वो उसका वितरण पाया जाता है। आगे देखते हैं, एक चीज और भी होती है, ये तो हो गया जब आप महासागरों की ओर बातचीत करेंगे। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे चारों तरफ से लगभग घिरी हुई है, एक तरफ से खुली हुई है। तो इस तरीके के भी कई सागर होते हैं जिनकी जो जिनकी सैलिनिटी जो है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो आंशिक रूप से बंद सागरों की लवणता का प्रतिरूप देखा जाए तो काला सागर एक बंद सागर है। आप काला सागर की लोकेशन अभी आपको मैं दिखाऊंगा। वह बंद सागर है, इसके बावजूद उसकी लवणता काफी कम होती है। कारण क्या है? ब्लैक सी की, ब्लैक सी के कारण ये है कि ब्लैक सी में पूरी यूरोप की नदियां आती हैं और आपके एशिया से आपके रसिया से भी आती हैं नदियां। वो आकर अपना जो सही जल है, क्योंकि नदियों का जल जो होता है वो लवड़ी होता है, उसमें सैलिनिटी नहीं होती उतनी, तो वो आकर यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता है। और ब्लैक सी को आप जानते हैं इसकी जो निचली सतह है ना वो ब्लैक है। ब्लैक कहने मतलब है उसमें ब्लैक मिट्टी या ब्लैक ब्लैक परत है, इसके कारण इसका नाम ब्लैक सी है। तो यहाँ पर कई जो नदियां होती है शुद्ध जल लाकर इसमें छोड़ देती हैं। तो इसमें जल तो पर्याप्त आ रहा है लेकिन इस पे वाष्पन उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ये ठंडे प्रदेश में भी ऊपर की ओर उच्च अक्षांश में मिलता है और बड़ी-बड़ी नदियां यूरोप की सब इसमें आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो जल है उसकी लवणता कम हो जाती है क्योंकि पानी अधिक इसमें मिल गया। ठीक वैसा ही जैसे मैंने आपको
बाल्टी वाले कॉन्सेप्ट समझाया था। हमारे पास लवण इतना ही है, लेकिन पानी हमने इतना मिला दिया, तो इसका जो औसत नमकीनपन है वो कम हो जाएगा। दूसरी ओर लाल सागर व फारस की खाड़ी में उच्च लवणता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वाष्पन की दर अधिक होती है, क्योंकि आप देखेंगे लोकेशन, आपको दिखाऊंगा लोकेशन। ये देखिए, ये आपका ये लाल सागर है, ये वाला पोर्शन, और ये है फारस की खाड़ी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये यहाँ से आपकी 0 डिग्री जा रही है, तो ये उच्च तापमान के क्षेत्र में है, तो वाष्पन तो यहाँ होता है। जैसे ये ब्लैक सी है, ये उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास। तो यहाँ तापमान कम होता है, लेकिन नदियां बहुत पानी इसमें डाल देती हैं, तो इसलिए इसकी लवणता कम हो जाती है औसत रूप से। लेकिन इधर पे वाष्पन हो जाता है, और कोई बहुत बड़ी नदी इस पर अपना जल नहीं डाल रही होती है, तो इस प्रकार से जल भी नहीं मिलता इसको, और इसका तापमान जो है ये 30 डिग्री के आसपास आप देखेंगे। ये इधर पे ये 20 डिग्री के आसपास क्षेत्रों में आता है, कर्क रेखा के बीच में कहीं, कर्क रेखा के आसपास कहीं आपको मिलेगा, कर्क रेखा ऐसे जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी वाष्पन की दर अधिक होती है, और बरसात भी उतनी नहीं हो पाती है। तभी तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा आपका रेगिस्तान है, ये सब पूरा सऊदी अरब का जो क्षेत्र है, और इराक है, ईरान है, ये सब पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर बरसात भी उतनी नहीं हो पाती है, पानी भी उतना नहीं जा पाता है, और ये गर्म क्षेत्र भी है, तो वाष्पन होने की वजह से लवणता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो वही मैंने चीज बताई कि जो बंद सागर होते हैं उन पर भी कई प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसी नदी के गिरने का भी क्षेत्र नहीं है जो यहाँ की लवणता कम करते, वही जो बात मैंने अभी आपको बताई। यहाँ वाष्पन होता है, ना तो ब्लैक सी की तरह यहाँ पर बहुत बड़ी प्रमुख प्रमुख नदियां आती हैं, केवल कुछ एक दो नदियां आ जाती हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में जल डालती हैं। भूमध्य सागर की लवणता भी काला सागर से उच्च है, सोचिए। तो आपको ये याद रखनी है। ये कुछ आप महा जो सागर हैं उनकी लवणता है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। एक है वान झील, झील वान तुर्की में है ये, इसमें लगभग 330 के आसपास लवणता पाई जाती है प्रति हजार पे। इसके बाद मध्य सागर है, डेड सी, ये जॉर्डन में है आपके, डेड सी। इसके बाद ग्रेट साल्ट लीक झील है, लेक, ये आपके अमेरिका में है, ये 220। ये तो तीन आपको याद रखना। उसके बाद लाल सागर, भूमध्य सागर, फिर फारस की खाड़ी, कैरिबियन सागर। इस तरीके से आप याद मत रखिएगा, बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, आपको याद होगा भी नहीं, और ये हर साल पूछा भी नहीं जाता। आपको याद रखना है तो केवल शुरुआत के 4 नाम याद रखिएगा, इनका क्रम याद रखिएगा बस। भूमध्य सागर भी आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सागर। ये देखिए गल्फ, आप यहाँ पे देखिए ग्लेशियर है, तो यहाँ ग्लेशियर पिघल के आते रहते हैं। तो यहाँ ग्लेशियर जब पिघल कर आते रहते हैं, तो यहाँ पे जो ठंडा पानी काफी प्रोवाइड करा देते हैं, और उसमें लवणता कम होती है, तो यहाँ पर औसत जो है सैलिनिटी वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सागरों में लवणता को समझा। एक चीज और है, महासागरों में उत्तरी गोलार्ध, ये आपको नोट के रूप में याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये आप कल भी मैंने आपको समझाया था, पिछले लेक्चर में, सॉरी। सर्वाधिक लवणता 20 से 40 तक होती है। तो 20 से 40 तक क्यों होती है? क्योंकि ये प्रति चक्रवाती दशाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर हवा बैठती है, उड़ती नहीं है, लेकिन तापमान होने की वजह से वाष्पन लगातार होता है। तो वाष्पन तो होता है, लेकिन बरसात नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो वाष्पन होने की वजह से पानी तो उड़ जाता है, वर्षा ना होने की वजह से जो अतिरिक्त पानी इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणता मिलेगी आपको 20 से लेकर 40 डिग्री तक, है ना। बाल्टी वाला आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जल तो उड़ रहा है, लेकिन जल मिल नहीं रहा है। मान लीजिए अगर इतना नमक है और इतना जल था, तो ये उड़कर अगर इतना बचा, तो अब देखिए कितना घनत्व हो गया, इतना ही नमक है, इतना पानी है। अब दक्षिण गोलार्ध में ये 10 से लेकर 30 डिग्री के मध्य पाई जाती है। दक्षिण गोलार्ध में ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो स्थल है वो कम पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। यहाँ उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तो बढ़ जाता है, लेकिन वर्षा नहीं होती है। वही मैंने जो आपको अभी बात बताई। महासागरों में न्यूनतम जो लवणता है वो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास मिलेगी दोनों गोलार्धों में। कारण क्या है? मैंने आपको बताया कि वहाँ एक तो उच्च अक्षांश है, तो तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से लवणता की घुलनशीलता कम हो जाती है, और साथ में
उच्च अक्षांश में तापमान जो है वो कम होता है, लवणता कम हो जाती है, घुलनशीलता, और साथ में वहाँ पर लगातार ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, तो वो जो प्रोवाइड कराते रहते हैं शुद्ध जल, तो और भी लवणता कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जो औसत से बहुत कम लवणता मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता है वो 34 प्रति हजार है, और दक्षिण गोलार्ध में 35 प्रति हजार है, जबकि सभी महासागरों की सम्मिलित रूप से औसत लवणता 34.75। ये आपको याद रखना है, अगर बहुत कभी डायरेक्ट पूछेगा आर ओ ए आर ओ में तो पूछ सकता है ना? तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण गोलार्ध में औसत लवणता क्यों है अधिक और उत्तरी गोलार्ध में क्यों कम है? तो आपको मैं बताऊं, उत्तरी गोलार्ध में नदियां बहुत हैं, तो नदियां भी कुछ प्रभाव डालती हैं उसमें, जबकि दक्षिण गोलार्ध में नदियों की काफी कमी है, स्थल ही नहीं है तो नदियों को क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लवणता का लंबवत वितरण भी देख लें। मैंने आपको बताया था कि अब गहराई के ऊपर में देखेंगे, तो देखिए हमारी औसत लवणता है करीब 34.64 के आसपास, यहाँ पे आसपास आपको मिलेगी, 35 भी दिखा रहा है, लगभग इतनी आपको याद रखनी है, 34.65। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जब सागर की ओर नीचे की ओर जाएंगे तो अचानक पहले जो लवणता है वो आपकी कम होगी, फिर अचानक लवणता बढ़ती है 500 मीटर के आसपास। तो ये जो अचानक बढ़ने वाली लवणता का जो क्षेत्र है इसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो लवणता है वो एक सीमित हो जाती है, और उसका एक सागर तल के साथ नीचे बिल्कुल वो सीमित होती चली जाती है। तो आपको ये याद रखना है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन का मतलब वो शब्द होता है, हेलोक्लाइन आता है, थर्मोक्लाइन होता है, इस टाइप के जो शब्द आते हैं, इस पर ये आपको फोकस रखना कि जहाँ अचानक चीज बढ़ रही है। अब हेलो का मतलब होता है लवण, या हेलो को हम लवण से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मो को हम टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो का मतलब होता है लवणीय। तो जब आपकी सैलिनिटी में अचानक बढ़ोतरी आती है तो उसको हम आपको हेलोक्लाइन बोलते हैं। कहीं पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है तो कहीं घटती है। उच्च अक्षांशों पर लवणता गहराई के साथ बढ़ती है, जबकि निम्न अक्षांशों पर इसके विपरीत होता है। यदि जल का स्तरीकरण हो जाए, ये लाइनें याद रखिएगा, उच्च अक्षांशों पर जो है वो लवणता जो है गहराई के साथ कम होती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर वाली जो परत है उसमें औसत से कम लवणता होती है उच्च अक्षांशों पर, ठीक है ना, जहाँ ग्लेशियर वगैरह रहते हैं। लेकिन निम्न अक्षांशों पर ऊपर वाली जो परत होती है वहां पर तो आपकी लवणता अधिक होगी, लेकिन नीचे ओर जाने पर कम हो जाती है। इस यदि जल का स्तरीकरण हो जाए तो अधिक लवणता वाला जल नीचे व कम लवणता वाला जल ऊपरी परतों पर पाया जाता है। समानतः यह कहा जा सकता है कि गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। वह परत जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है उसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, हेलोक्लाइन। समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसो हेलाइन बोलते हैं। ये हेलाइन शब्द याद रखिएगा। आइसो मतलब होता है, आइसो शब्द अगर जुड़ा है तो आप ये समझ लीजिएगा जो समानता की बात करता है। और लवणता को नापने के लिए सेलिनोमीटर, आप सैलिनिटी की हम बात कर रहे थे, उसी से सैलिन शब्द निकाल के और मीटर जोड़ दिया गया है, तो सैलिनोमीटर जिसके माध्यम से हम लवणता को चेक करते हैं। तो इस प्रकार से हमने लवणता का ओवरव्यू समझा। कुछ सवाल कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसमें है। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बताया था भूपर्पटी, मुख्य स्रोत भूपर्पटी है। उसके बाद सेकेंडरी में नदियां आती हैं, पवन आते हैं, ज्वालामुखी से निकली राख आती है, ठीक है। लेकिन मुख्य स्रोत जो है भूपर्पटी है। जब पहली बार सागर बना था तब भूपर्पटी में जो सैलिनिटी थी वही उसने ग्रह कर ली थी। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो आपको मैंने बताया था 4-5 नाम याद करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वान पता होना चाहिए, वान लेक, ठीक है। उसके बाद डेड सी, उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक जो आपके यूएसए में है। तो ये 3 क्रम तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ वान लेक नहीं दिया हुआ, डेड सी दिया हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डेड सी के बाद अगला जो आता है वो लाल सागर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैस्पियन सागर में अगर आप देखें तो अ, ये कैस्पियन सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। कैस्पियन सी, ये देखिए कैस्पियन सी, ठीक है ना, ये कैस्पियन सी है, ये अरैल सी है, और ये लेक विक्टोरिया है। ये आपके यहाँ ग्रेट साल्ट लेक है, ठीक है ना, ये ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट साल्ट लेक ये देखिए यूएसए में है, जिसकी लवणता जो है ना वो 30 नंबर पे है। यहाँ पर जॉर्डन पड़ता है, यहाँ पर इजराइल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डेड सी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपका
तुर्की पड़ता है, यहाँ वान लेक है, सॉरी, यहाँ पर आपका वान लेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो देखो मैं आपको बताऊं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर घनत्व बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर आयतन कम हो रहा होगा। तो आयतन का मतलब क्या होता है, उस बर्तन में मिली हुई जो जितना आपको क्षमता है वो, तो अगर इतना पानी है तो ये पूरा आयतन होगा, तो यानी आयतन कम हो रहा है तो क्या होगा, लवणता बढ़ जाएगी। लेकिन जब जल अधिक मिल रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो जो है वो लवणता बढ़ जाएगी और गहराई कम हो जाएगी, है ना। ये समझ गए आप? आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए। घनत्व तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आयतन कम हो रहा होगा, नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा होगा, तभी तो भाग देंगे, तभी तो इस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये बाल्टी है, तो अगर इसका आयतन जो है मान लीजिए इधर तक था 10 घन मीटर है, ठीक है, 10 घन मीटर है। अब अगर इसका घनत्व बढ़ रहा है और आयतन कम हो रहा है, तो मान लीजिए अब घनत्व जो है 8 रह गया, ठीक है। अब देखिए, और इसमें जो लवण की मात्रा उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो बराबर है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी गहराई कम हुई कि नहीं हुई इधर से। अब इसकी टोटल गहराई कितनी है, ये इतनी, क्योंकि जल कम हो गया। आप समुद्र के इसके परिप्रेक्ष्य में समझिए, ये तो बाल्टी में आप कहेंगे कि अरे बाल्टी में इधर से देखकर गहराई तो देख सकते, नहीं, ऐसी मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में ये समझा रहा था, ठीक है। अब जैसे आप खुले तालाब को लें, तालाब का जब जल कम हो जाता है तो आप पैदल टहल लेते हैं कि नहीं टहल लेते हैं। लेकिन उस ऐसे समुद्र में मान लीजिए आपका घनत्व तो बढ़ जाता है, समुद्र में जल कम हो जाएगा तो लवणता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जल कम हो रहा है तो लवणता बढ़ेगी, किंतु गहराई जो है वो कम हो जाएगी। आप आराम से पैदल और टहल सकते हैं क्योंकि जल की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वह है, तो ये देखिए मैंने मृत सागर है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। वान लेक सबसे पहले आएगा, और उसके बाद आएगा आपका डेड सी, मृत सागर। उसके बाद आपके आ जाएगा ग्रेट साल्ट लेक, और इसके बाद आ जाएगा आपका रेड, लाल सागर, रेड सी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी पूछ ले तो प्रशांत महासागर तो औसत हमारी है 34.65, तो ये 85 है करीब। हिंद महासागर का अगर आप देख लेते हैं तो ये आपको करीब इतना मिलेगा क्षेत्र पे, और ये आपका करीब 35 से लेकर 36 ये भी पड़ मिलेगा। भूमध्य सागर जो है वो है 37 से लेकर 39 तक। मृत सागर का जो परसेंटेज है 238, समझ लीजिए कितना है। यहाँ पर तो बॉडी तैरने लगती है, आपको तैरने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब में वीडियो डालिए ना, तो आपको बड़े बड़े मजेदार वीडियो मिलेंगे मृत सागर के। आगे बढ़ते हैं। सागरी जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है, तो सबसे ज्यादा सागरी जल की लवणता सोडियम क्लोराइड से बनती है, NaCl। उसमें नमकीन नमकीन होता है ना आपका पानी, नमकीन, समुद्र में नहाकर नमकीन वाला जो आपका गाना है वो इसी से बना है, इसी से वो उसको मोटिवेशन मिला था। आगे चलते हैं। उत्तम लवणता पाई जाती है, तो उत्तम थोड़ा गलत छप गया, ये उच्च लवणता है। उच्च लवणता पाई जाती है तो यहाँ देखिए मृत सागर दिया हुआ है, लाल सागर दिया हुआ है, महासाल्ट लेक झील दी हुई है, झील वान दी हुई है, वान लेक, वान लेक, ठीक है ना। तो ये आपकी टर्की में पड़ती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मृत सागर तत्काल मत लगा दीजिएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है, ये नंबर 3 है, फिर ये नंबर 4 है। तो आपको क्रम पता होना चाहिए 4-5 चीजों का। निम्न में से कौन लवणता प्रवणता को दर्शाता है? प्रवणता का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ये है ग्राफ में अचानक अगर गिरावट और ऊंचाई आ रही है तो ये प्रवणता को दर्शाता है। तो थर्मोक्लाइन ये टेम्परेचर वाली लवणता, ये टेम्परेचर को दर्शाएगा। हेलोक्लाइन से ये जल को आपको सैलिनिटी को दर्शाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अरब सागर के पानी का जो औसत है वो कितना है? अरब सागर के पानी का, अरब सागर का जो पानी है वो हमको देखना पड़ेगा 35 ppt। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्टली आप याद कर लीजिएगा 35 ppt, आई थिंक 35 ppt है इसका आंसर। ये एक बार और सागर की लोकेशन देख लीजिए, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये साउथ अटलांटिक सी है, साउथ पैसिफिक सी है, ये प्रशांत महासागर कुल मिलाकर ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ आपका इंडियन ओशियन है, ये रेड सी है, ये डेड सी है जॉर्डन के आसपास,
ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, पता होना चाहिए। ब्लैक सी है, ये अराल सी है, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, ये जो छोटा सा इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये अरब सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन ये याद रखिएगा, लोकेशन में पूछ लेता है। ये बेरिंग सी है, और यहाँ पे येलो सी है चाइना के पास, और फिलीपींस सी है, जावा सी है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चुक्सी सी, ये भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और एक जो बफिन बे, ये आपको याद होनी चाहिए। और इस समय रूस में एक्चुअली में हमला चल रहा है यूक्रेन में, तो यूक्रेन के आसपास की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ बोथनिया आपको पता हो, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। और यहाँ पर कारा सी, लाप्टेव सी, ये सब लोकेशन आपको मैप में पता होना चाहिए। एक दो बार बनाकर आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ये यूएसए में है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये लोकेशन भी देख लीजिए, ग्रेट साल्ट लेक की, ठीक है। और ये बियर लेक है, स्लेव लेक है, लेक अंटार्कटिका, ये 4-5 जो सुपीरियर लेक है, ग्रेट लेक्स इनको बोलते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, इस प्रकार की जो लेक है, और यान लेक है। इस प्रकार की जो 5 लेकों के नाम रहते हैं। लेक टिटिकाका, ये याद रखिएगा। लेक चड, ये भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें औसत लवणता, एक्सक्यूज मी, निम्नलिखित में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर है इसमें, ठीक है ना। वान लेक के बाद मृत सागर है। अगर वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आप सीधा लगा सकते हैं मृत सागर। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन से देख लिए कि कैसे सैलिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, और सैलिनिटी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसका हमने वितरण भी देख लिया, प्रादेशिक वितरण देख लिया, और लंबवत वितरण भी देख लिया। तो यही इंपॉर्टेंट था, इसी से पूछा जाता है सवाल। और आपको मैप भी इसको मैंने बताया, कई लेक्स की इसमें लोकेशंस बताई, आप इसको देखते रहिएगा, तो इससे आपको याद बना रहेगा। लेक न्यासा है, लेक विक्टोरिया है, ये देखिए केन्या के आसपास। लेक ये लेक ताना है, लेक बलकास है, लेक बैकाल है, ये सबसे गहरी लेकों में आती है। लेक लदोगा है, ये रसिया में है, ये तो आपको पता होना चाहिए। रसिया इस समय यूक्रेन में हमला कर रहा है, तो रसिया जो है वो इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज समझा चीज़ों को, और आपको आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर कोई डाउट और आपको है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।